उपचुनाव में जीत के बाद देहरादून पहुंची आशा नोटियाल। आशा नोटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऋतु खंडूरी से की मुलाकात। धामी और ऋतु खंडूरी ने विधायक को दी बधाई। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के प्रयास में जुटी विधायक आशा नोटियाल। सड़क, बिजली, पानी की सुविधा लोगों तक पहुंचाने की कवायद में जुटी नोटियाल। दून अस्पताल पहुंची एसएचए की टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ की बैठक। करीब 2000 मरीजों की फाइलें एसएचए से लुटा दी थी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों की ली बैठक में रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा। उत्तराखंड को बेहतर बनाने की कोशिश का डीजीपी दीपम सेठ ने उठाया जिम्मा। डीजीपी दीपम सेठ ने अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के दिए निर्देश। देहरादून में अवैध मजार पर कार्रवाई की मांग। दून हॉस्पिटल में बनी कई सालों से मजार, जो इसको लेकर हिंदू संगठन ने मजार को अवैध करार दिया। पौड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धोखाधड़ी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सिलक्यारा टनल हादसे को बीता 1 साल। सुरंग बचाओ अभियान में हीरो गब्बर सिंह नेगी को किया गया सम्मानित। सुरंग में फंसे मजदूरों का हौसला बढ़ाते थे नेगी। रुद्रपुर में गोवंश पर किया गया हमला। जिहादी सद्दाम ने गोवंश पर भाले से किया हमला के विरोध में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम खबरों के साथ। उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल 1 साल पहले समाप्त हो चुका और उसके बाद अब त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। नगर निकायों के लिए प्रशासकों को 6-6 महीने के लिए दोबारा से जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बताते चले कि 19 नवंबर को क्षेत्र पंचायत और 1 दिसंबर को जिला पंचायतों के कार्यकाल का समाप्त हो रहा है। उसके लिए प्रशासकों की जिम्मेदारी भी दे दी गई है, लेकिन लगातार अब त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए प्रशासकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि अब 6-6 महीने के लिए दोबारा से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज क्षेत्र पंचायतों का कार्यभार खत्म हो रहा है और 1 दिसंबर को जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होगा। तो आपको बताते चले कि प्रशासकों को 6-6 महीने के लिए दोबारा से यहां पर कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिम्मेदारी सौंपने के लिए ये कार्यकाल आज ये भी आपको बताते चले कि समाप्त हो रहा है, जिसको लेकर अब लगातार यहां पर कवायद शुरू हो गई है और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए प्रशासकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि 6-6 महीने के लिए दोबारा से जिम्मेदारी का भार जो है यहाँ पर सौंपा गया है। ऐसे में आज क्षेत्र पंचायतों का कार्यभार जो है वो कार्यकाल खत्म होने के साथ ही कार्यभार संभालने की कवायद भी आज ही देखने को मिली। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि जो बढ़त है वो 6-6 महीने की करी गई है, जो कि कार्यकाल अब 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों के समाप्त हो गए हैं, क्षेत्र पंचायतों के कार्यकाल आज समाप्त हो रहे हैं और जिला पंचायतों के कार्यकाल 1 दिसंबर को समाप्त हो रहे हैं। चूंकि समय से चुनाव नहीं कराए जा सके हैं, इसलिए 6 महीने के लिए प्रशासक काल नियत किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए हमने जिलाधिकारी को अधिकृत किया है कि वो संबंधित विकासखंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को
प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायत पे नियुक्त करें। इसके अतिरिक्त ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत के लिए हमने जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है कि वो अपने क्षेत्राधिकार के भीतर संबंधित उप जिलाधिकारी को खंड पंचायत विकास क्षेत्र पंचायत के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए उनको हमने। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में 22 नवंबर को एक सीआरपीएफ जवान के घर चोरी करने का मामला सामने आया था, जिसमें अब जवान का लाइसेंसी पिस्टल भी चोरी हो चुका था। वहीं पुलिस ने आज मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों में एक आरोपी फकारी है और दूसरा सपेरा बताया जा रहा है। ये भी आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल और चोरी के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि आरोपियों ने इसके अलावा कलियर में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने दोनों चोरियों का खुलासा किया है। पिछले कुछ समय में एक सुरक्षाकर्मी जो उनके घर में चोरी के साथ साथ उनके यहाँ से असला भी एक चोरी हुआ था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और इसमें लगातार जांच करते हुए बहुत ही कम समय में मुख्य अभियुक्त 2 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है, जिससे हमारा असला भी बरामद हुआ है। साथ में जिंदा जो राउंड है उसके साथ साथ और जो चोरी किया गया सामान है वो इसमें बरामद किया है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में डबल मर्डर और आत्महत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह दुर्घटना गृह कलेश के कारण हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब तक कोई भी अहम जानकारियां सामने नहीं आई है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजीव अरोड़ा नामक का एक व्यक्ति जो कि पहले अपनी पत्नी और सास की हत्या की और उसके बाद खुद को खत्म कर दिया। वहीं पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले 1-2 साल से परिवार में घरेलू विवाद चल रहा था, जिसके कारण राजीव अरोड़ा ने यह खतरनाक कदम उठाया। वहीं आपको बताते चले कि जांच में यह भी सामने आया है कि इस घटना का जमीनी विवाद से कोई संबंध नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजीव अरोड़ा ने परिवार में अक्सर विवाद की खबरें लगातार सुनती रहती थी, लेकिन ऐसा हादसा होगा इसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था। टिहरी विस्थापित क्षेत्र में एक घर में 3 मृत व्यक्ति पाए गए थे, जिसमें एक व्यक्ति जो जांच में ये बात प्रकाश में आई थी कि जो मृतक है राजीव अरोड़ा, उसके द्वारा अपनी वाइफ सुनीता और अपनी सास शकुंतला देवी की हत्या करने के उपरांत खुद को आत्महत्या की गई थी। इस पूरे प्रकरण में अब तक की जो जांच की गई उसमें यह तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं कि इनके मध्य विवाद लगातार चला आ रहा था। पिछले 1-2 साल से ये लोग पृथक भी रह रहे थे और लेकिन इस बीच इनके बीच में लगातार विवाद था। अभी कोई संपत्ति का विवाद तो संपर्क में नहीं आया, लेकिन आपसी वैमनस्य इनके बीच में लगातार बढ़ रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के कई जिलों में प्रवास करने जा रहे हैं और उसको लेकर सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में मुख्यमंत्री प्रवास करेंगे, ये सारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जिस तरीके से सरकार की नीतियों को रोजगार, कृषि, बागवानी और सौर ऊर्जा के दृष्टिकोण से 30 से ज्यादा नीतियों को बदला गया है, उन नीतियों का क्या कार्य धरातल पर असर होगा, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों में स्थानीय लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा भी करने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई भी समस्या हो तो धरातल पर ही उसका उपाय किया जा सके। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव दिसंबर महीने में होने की संभावनाएं जताई जा रही है और उसको लेकर शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चुनावों को लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद सरकार निकाय चुनाव के कार्यक्रम को जारी करेगा। दूसरी ओर
शहरी विकास मंत्री जल्द ही निकाय चुनाव कराए जाने के दावे को लेकर अब कांग्रेस ने हवा हवाई बता दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि सरकार के दावे पर हमें भरोसा नहीं है। पिछले साल से सरकार निकाय चुनाव कराने का दावा कर रही है, लेकिन अब तक सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। आपको बताते चले कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यभार पिछले 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया था। पिछले 1 साल से तो जल्दी हो नहीं रही। अब कौन सी वाली जल्दी करने वाले हैं मुझे पता नहीं, और सरकार के किसी भी वक्तव्य पे कोई भरोसा नहीं है। लगातार जिस तरीके से टाला जा रहा है, आरक्षण की बात क्लियर नहीं की जा रही और चीजें नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटिया ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने उन्हें जीत पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। उपचुनाव में जीत के बाद विधायक आशा नोटियाल पहली बार देहरादून पहुंची और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन सरकार द्वारा हो रहे विकास कार्यों को अब और गति मिलेगी। वहीं रितु खंडूरी ने विधायक आशा नोटियाल को उनके नेतृत्व और समर्पण के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में समग्र विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रही है। आशा नोटियाल ने कहा कि वह जनता का आभार करती हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोगों तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधाओं को पहुंचाने की कवायद में जुट गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करना है। देखिए, मैं तो हमेशा जनता के बीच रहती हूँ और प्राथमिकताएं हमारी जहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ हमारी बड़ी योजनाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, उनको सभी चीज़ों को वहाँ पे प्राथमिकता के साथ मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि वो सारी सुविधाएं वहाँ केदारनाथ विधानसभा में हो और भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बड़े काम वहाँ पर हो, ऐसी हमारी प्राथमिकताएं हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि एसएचए की टीम दून हॉस्पिटल पहुंची और टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर आयुष्मान को लेकर उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं के निस्तारण को लेकर बातचीत की। एसएचए की ओर से आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों के लिए तय की गई कुछ नई गाइडलाइंस के बारे में भी बताया गया। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि टीम के साथ हुई बैठक में कमियों को दूर करने पर चर्चा की गई। इसके साथ अब हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट भी लाई जाएगी और इसके अलावा अन्य कर्मियों को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बताते चले कि दून हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले करीब 2000 मरीजों की फाइलें एसएचए ने अधूरी जानकारी का हवाला देते हुए लौटा दी थी। एसएचए की टीम से हम लोग की वार्ता हुई और जो जो उन्होंने कमियां बताई उन सबको दूर करने की कोशिश करी जा रही है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने ये कर दिया है कि जो पेशेंट जैसे आएगा तो उसकी जो हम एडमिट उसे करेंगे, उसके बाद उसकी जो जांच होएगी उसकी रिपोर्ट भी पेशेंट की लगेगी और फिर हम उसे जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सब लिखा जाएगा। जिसे एक जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये आ रही थी कि पेशेंट जो है CT MRI हमारे यहाँ करा लेता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए, और ऑपरेशन भी कई बार वो कहीं और जाके या इलाज किसी और अस्पताल में करा लेता है। तो उसके लिए भी उन बातों पे भी विचार हो रहा है कि इन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आए। तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और उम्मीद करते हैं जो जो खामियां पाई गई उन सबको हम जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। जिले के एसएचए की टीम दून हॉस्पिटल पहुंची और वहां पर
मौका मुआयना किया गया और जो भी कमियां रही उसको लेकर अस्पताल प्रबंधन के साथ जो बैठक ली उस पर डिस्कस किया गया, चर्चा की गई और उन्होंने ये भी कहा कि आयुष्मान योजना से जो अड़चनें आ रही उन्हें जल्द से जल्द निवारण किया जाए। और ऐसे में जो फाइल लंबित बताई जा रही थी और उन्होंने कहा था कि इन फाइलों में अनकंप्लीट है, जो कंप्लीट फाइल नहीं है यह हवाला देते हुए लौटा दी गई थी, उन फाइलों पर भी इस बैठक में जोर दिया गया और तमाम से वो जो समस्याएं मरीजों को ना आए इसके लिए यहाँ कोशिश के देखने को मिली। तो ऐसे में ये भी बताते चले कि एसएचजी की जब टीम वहां पर पहुंची तो प्रबंधन के द्वारा बैठक में तमाम उन मुद्दों को उठाया गया जो कि मरीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो डेली उनको सामना करना पड़ रहा था उन समस्याओं को दुरुस्त किया जा सके और उन समस्याओं से निजात पाया जा सके। लेकिन ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि आयुष्मान योजना को लेकर जो अड़चनें लगातार सामने आती हुई नजर आ रही थी, उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी यहाँ पर होती हुई नजर आई। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पुलिस खुद को अब जितना स्मार्ट बनाने में जुटी हुई है और उतना ही उनके सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड पुलिस के सामने नए डीजीपी दीपम सेठ की माने तो वो फोर्स में कुछ बदलाव किए जरूरी हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप पुलिस का बेहतर रिजल्ट सामने आया है। डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों के लिए पुलिस खुद को तैयार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये पहले दिन तो इस पे मैं नहीं कहूँगा। ये तो बदलाव की जहाँ आवश्यकता जब जब महसूस होती है तो वो होता है। कई चीज़ें जो अच्छी चलती हैं वो वैसे ही रखती हैं और पुलिस फोर्स बाय इटसेल्फ डायनामिक। जो चैलेंजेस हैं, जो आज जिस तरह से आप डील कर रहे हैं, कल कोई नई परिस्थिति हम लोग के सामने आती है तो उस तरह से आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो इस तरह के लिए हम लोग ट्रेंड है और इस तरह की हमारी थिंकिंग है कि जो समय समय पर जो चुनौतियां आए उसके हिसाब से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर लगातार अवैध मजारों पर चलता हुआ नजर आता है। हाल ही में बात करें पिछले कुछ दिनों में कई अवैध मजारों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चला था, लेकिन सवाल राजधानी देहरादून से उठता हुआ शुरू हो रहा है, क्योंकि आपको बताते चले कि राजधानी देहरादून का जाना माना हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल में सालों पुरानी एक मजार बनी हुई है, जिस पर अब हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत भी दर्ज की है और उसमें इस मजार को अवैध करार दिया गया और इसकी जांच की मांग की गई। आपको बताते चले कि बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा ने इस मजार की जांच की मांग की। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार किस तरीके से इसकी जांच करवाती है। यदि यह मजार अवैध पाई गई तो इस पर कार्रवाई होना तय है। तो आपको बताते चले कि अवैध मजार को लेकर अब हिंदू संगठन ने एक बार फिर से मजार को लेकर आवाज उठाई है और सरकार से गुहार की है कि इस मजार की जांच की जाए और अगर ये जांच होने पर अवैध पाई जाए तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो देहरादून में अवैध मजार को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है और दून हॉस्पिटल के सबसे पुरानी मजार ये बताई जा रही है, जो कि हिंदू संगठनों के द्वारा अब इस मजार को लेकर लगातार जांच की मांग की जा रही है। लेकिन ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि दून हॉस्पिटल में ये सबसे पुरानी मजार है, जिसको लेकर अब हिंदू संगठन ने एक बार फिर से जांच की मांग की है और ये भी कहा जा रहा है कि अब अगर यहाँ पर जांच होती है और अगर अवैध मजार निकलती है तो यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में हिंदू संगठन के द्वारा लगातार मजार को लेकर जांच की मांग यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि बरसों पुरानी ये मजार है, जिसको लेकर हिंदू संगठन ने अब मांग उठाई है और अब धामी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दून हॉस्पिटल की सबसे पुरानी मजार ये बताई जा रही है, जिसको लेकर अब कार्रवाई की मांग यहाँ पर उठ रही है। लेकिन देखिए, चिंता का विषय है। देहरादून उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है और बड़ी बड़ी आस्था के साथ देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट ईश्वरीय आस्था में रखकर जब प्रवेश करता है तो उसका मन बड़ा खराब होता है। जब वो आईएसबीटी पे उतरता है तो आईएसबीटी बस अड्डे के बिल्कुल बाहर बगल में एक अवैध मस्जिद का निर्माण चल रहा है, जो हाई टेंशन तार के नीचे बनाई जा रही है, जिसमें एक मानक होते हैं, उन मानकों को कोई पूरा नहीं कर रहा। उसके बाद आप देखिए, इलाज कराने के लिए दून हॉस्पिटल एक सबसे बड़ा चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय, सरकारी भूमि पर अवैध रूप से एक मजार स्थापित कर दी गई। अंधविश्वास टोने टोट के, यहाँ तक कि वहाँ बैठने वाले खादिम को ऊपर भी कई बार चर्चा हुई है। एक बिटिया के कहने पर हम लोग वहाँ जा रहे थे, उसने हमें बताया कि मेरे साथ उन्होंने आपत्तिजनक व्यवहार किया।
ऐसे कई मामले उस मजार के आए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पुरानी सत्ताएं सब मौन। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है। यहां पर पौड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आश्रमों की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर अब आमजनों से धोखाधड़ी करने का मामला ये सामने आया, जिसको लेकर गैंग की पौड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। और इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक ने कुशल निर्देशन में एक के बाद एक कई साइबर ठग पौड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताते चले कि गीता भवन के प्रबंधक गौतम कुमार के द्वारा थाना लक्ष्मण झूला की शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गीता भवन में फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरे बुक कराने का नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। और इसी क्रम पर प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण झूला द्वारा कार्रवाई के तहत गीता भवन की फर्जी वेबसाइट को बनाने के नाम पर पता भरतपुर का होना प्रकाश में आया है। और इस पर अब पुलिस द्वारा दबिश देकर यहाँ पर फर्जी वेबसाइट बनाकर गीता भवन और अन्य आश्रमों में ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लेने वाले गैंग के एक मुख्य अभियुक्त नासिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साइबर फ्रॉड्स के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में हमारे पास बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि एक गैंग के द्वारा लक्ष्मण झूला ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत जो आश्रम है उनमें बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स बनाई गई हैं और इन वेबसाइट्स पर फेक बुकिंग के नाम पर पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि एक गैंग है जो कि भरतपुर राजस्थान से ऑपरेट कर रही है, जो कि फेक वेबसाइट बनाकर लोगों से बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर रही है। इसमें गैंग के मुख्य अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरा समस्त जनता से ये अनुरोध है कि आप कभी किसी आश्रम की बुकिंग करवा रहे हैं तो इस की पुष्टि अवश्य करवा लें कि ये वेबसाइट फर्जी ना हो और आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो रही हो। आप कृपया बुकिंग करने के समय ये सत्यापित अवश्य करवा लें कि ये वेबसाइट जेन्युइन हो। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की घटना को 1 साल पूरा हो चुका है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान में योगदान देने वाले सभी बचाव दलों, विशेषज्ञों और संस्थानों का आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष धन्यवाद दिया, जिसके नेतृत्व में सभी जरूरी तकनीकी उपकरण और विशेषता उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अभूतपूर्व अभियान ने दिखाया है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एकजुट होकर कैसे हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इसे भविष्य के लिए एक बड़ा पाठ बताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारियों की और मजबूत की जा रही। वहीं इस मौके पर गब्बर सिंह नेगी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने सुरंग के अंदर सभी साथियों का हौसला बनाए रखा और बचाव दलों का भरोसा भी मजबूत किया और यह राज्य साहसी और एकजुटता का प्रतीक बन गया है। आज 1 साल पूरा हुआ है और आज ही के दिन हमारे 17 श्रमिक भाई सिलक्यारा टनल से सकुशल बाहर निकले थे। मैं इस दिन के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो सारी टेक्निकी, सारी विशेषज्ञ, सारा वो सामान हमको उपलब्ध कराया जिसकी हमको वहाँ आवश्यकता थी। और इस अभियान में लगे हुए सभी इंजीनियरों का, सभी बचाव दल का, हमारे आए हुए सभी प्रकार के जिन लोगों ने इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों का, विभिन्न संस्थाओं का, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों का, सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बचाव दल अभियान में काम किया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे के लिए एक पाथवे भी है कि हम आगे चलकर जो है इस प्रकार के जो अभियान हैं उन अभियानों में कहीं पर भी अगर हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार से हम लोग सब एक होकर जो है आगे इन अभियानों की चुनौती का सामना करेंगे। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और हमारे श्रमिक भाइयों को विशेष रूप से जिन्होंने अंदर रहकर बहुत हौसला अफजाई की लोगों की, हमारी बाहर रहने वालों की, कि हम सुरक्षित हैं। हम किसी भी सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर आज 1 साल पूरा हो चुका है और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस राज्य के साहस और एकता का प्रतीक ये
पूरा अभियान बन चुका है। और इसी दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये तो बिल्कुल दिन में हो रहा है, भरी दोपहरी में हो रहा है, खचाखच, अंग्रेजी में क्या कहते हैं नितेश जी, जैम पैक। तो आप सबके लिए तालियां बजाएं। भाइयों बहनों, जहां आज हम राज्य स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन के इस सत्र में यहां उपस्थित हैं, वहीं सिलक्यारा विजय अभियान की आज वर्षगांठ भी मना रहे हैं। और पिछले वर्ष ठीक इसी दिन वो क्षण आया कि सिलक्यारा के सफल बचाव अभियान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, रेस्क्यू अभियान के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखने का काम आज के दिन ही हुआ था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 17 दिनों तक लगातार सिलक्यारा टनल में हमारे फंसे हुए सभी श्रमिक भाइयों को निकालने में हमको सफलता मिली थी। सबको सुरक्षित बाहर निकाला गया था। और सच में ये अभियान अपने आप में एक अलग प्रकार का अभियान था। इसमें देखिए, जहां सामूहिकता थी और केवल मैं कहूं कि ये एक ऐसा अभियान हो सकता है, शायद आपने इसमें पुस्तक मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, ये एक ऐसा अभियान हो सकता है जिसमें पूरा भारत हमारा एक परिवार की तरह दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रही थी हजारों माताएं बहनें, क्योंकि 12 नवंबर से जो है ये घटना हुई थी, दीपावली के दिन, और उस दिन से लगातार दूसरी दीपावली की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय वर्ल्ड कप भी चल रहा था क्रिकेट का, और वर्ल्ड कप से भी ज्यादा लोगों का ध्यान हमारे सिलक्यारा अभियान के रेस्क्यू में टिका हुआ था। और सब लोग दुआ कर रहे थे कि निकले और पूरा भारत एक होकर, और भारत ही नहीं, मैं तो कहूं विश्व के दूसरे देश भी, क्योंकि मैं जब दुनिया के दूसरे देशों में गया तो वहां भी लोगों ने मुझसे चर्चा करी कि आपके यहां का अभियान जो है बहुत सफलतापूर्वक इसको पूरा किया गया। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं आज आप सबके मध्य से 1 साल पूरा होने पर, क्योंकि हमने जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी से जिस टेक्नोलॉजी के बारे में कहा, जो भी हमको तकनीकी विशेषज्ञ चाहिए, इंजीनियर चाहिए, आपदा प्रबंधन के कुशल लोग चाहिए, या कोई हमको मशीन चाहिए, उसमें अनेक प्रकार की मशीनें, जिसमें आगर मशीन जो पहले इंदौर से लाई गई, उसके बाद फिर जो है वो काम में नहीं आई तो उसको चेन्नई से मंगाया गया, हैदराबाद से मंगाया गया। अब कितना प्रकार का अभियान चला, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं गब्बर सिंह जी का धन्यवाद करता हूं इनका। और सच में जहां प्रधानमंत्री जी हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे, कई बार पूछ रहे थे, शाम को सवेरे दिन में हर बार चिंता कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। उन्होंने सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर जिक्र किया कि राज्य का एक साहस इससे प्रतीत होता है, जो कि अभियान लगातार चल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।